Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 6 एनसीईआरटी 11 बुक से लेकर आया हूं। शानदार प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न, एक तरह से रीट के लिए रामबाण प्रश्न आप इनको कह सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस बुक से, मनोविज्ञान की कक्षा 11वीं की जो पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। इसमें जितने भी प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ उनको पूरा देखिएगा। इसके पहले मैंने लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण का टेस्ट पेपर नंबर 4 अपलोड किया है, और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए हिंदी का एक टेस्ट अपलोड किया है जो बेहतरीन 30 प्रश्न है, जिसमें 15 क्वेश्चन साइक्लो जो व्याकरण के हैं और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के हैं साथियों। जरूर देखना, वहाँ पर बहुत ही अच्छा वीडियो आपको वो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके आता है, मनोविज्ञान को आधुनिक विज्ञान कब से माना जाता है? 1905 से, 1879 से, 1887 से और 1916 से। तो मित्रों, इसका राइट आंसर बताइएगा, आधुनिक विज्ञान कब से माना जाता है। देखिए 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। वहीं से मनोविज्ञान को आधुनिक विज्ञान माना जाता है। अतः यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है। 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बुद्धि के मापन हेतु प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। 1887 में देखिए न्यूयॉर्क शहर में बाल ग्रह की स्थापना की गई थी, प्रथम बाल ग्रह था वो। और 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि सूत्र विकसित किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। किसके द्वारा मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया गया? वाटसन के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, गेस्टाल्टवादी और सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने और उन्हें ठीक करने के लिए मनोविश्लेषण को पद्धति के रूप में, तो मनोविश्लेषण का संबंध किससे है? सिगमंड फ्रायड से है साथियों। इन्होंने ही मन मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया और मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग करके जो मनोविकार थे उनको ठीक भी किया था साथियों। यहाँ पर आपका दूसरे क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक किशोर का मैं चालने के बाद, देखिए एक किशोर का मैं चालने के दुख, एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, ये क्रियाएं किसका उदाहरण है? संस्कृतिकरण का, समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का, मानसिक तनाव का और आत्मीयता का। तो साथियों देखिए, एक किशोर है जो मैं चाल चुका है तो उसका उसे बहुत दुख होता है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, ये संस्कृतिकरण, मानसिक तनाव, आत्मीयता नहीं, बल्कि ये है समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का उदाहरण कि व्यक्ति समाज से संवेगात्मक रूप से जो जुड़ जाता है, ये उसके कारण ऐसा होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। मानव विकास अत्यधिक लचीला होता है, इसका अर्थ है यह शैक्षणिक दिशाओं से सरोकार रखता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह संशोधन योग्य होता है और यह बहुउद्देश्य होता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। मानव विकास अत्यधिक लचीला होता है, इस लाइन का आप क्या अर्थ निकालोगे? तो मित्रों देखिए, अत्यधिक लचीला मतलब उसमें परिवर्तन या बदलाव आ सकता है, तो अर्थात यह संशोधन योग्य होता है। भाई जीवन पर्यंत चलता रहता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों इस प्रकार दूसरा, पहला, चौथा विकल्प सही नहीं है, ओनली तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में, क्योंकि लचीले की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है। व्यक्ति की आनुवांशिकीय विरासत को कहा जाता है? जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, दोनों और कोई नहीं। तो मित्रों जो आनुवांशिकीय विरासत है वो तो कहलाती है जीन प्रारूप, और जो दृश्य प्रारूप होता है, जो बाहर से उसकी शारीरिक बनावट होती है, जो शारीरिक रूप से वो दिखाई देता है, जैसे उसकी लंबाई है, उसका वजन है, ये चीज़ें दृश्य प्रारूप के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ आनुवांशिकी पूछा है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6।
आधारभूत पेशीय कौशलों में सम्मिलित हैं घुटनों के बल चलना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं के पास पहुंचना और उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो आधारभूत पेशीय कौशल है इसमें घुटनों के बल चलना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं के पास पहुंचना, ये सभी चीजें आ जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न 6 में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं साथियों। आपके 7वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक चिंतन कौन सी अवस्था में विकसित होते हैं? 0 से 2 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में और 11 से 15 वर्ष में। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो परिकल्पनात्मक चिंतन है जिसकी अवधि फॉर्मल स्टेज में आती है, ये होती है 11 से 15 वर्ष के बीच में। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। विकास मस्तिष्क से निचले हिस्से तक अग्रसर होता है, अर्थात शिरः पदाभिमुख, समीपः दुराभिमुख, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो साथियों, विकास मस्तिष्क से निचले हिस्से तक मतलब सिर से पैर की ओर, तो शिरः पदाभिमुख और इसको ही कहा जाता है सिफेलोकोडल। विकल्प 1 भी सही है और विकल्प 3 भी सही है। दोनों एक ही चीज है लेकिन मैंने अलग अलग ऑप्शन में इसको रख दिया था। विकल्प प्रथम और तीसरा सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। उंगली निपुणता, नेत्र हस्त समन्वय किन कौशलों के अंतर्गत आते हैं? स्थूल पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल, वृहद पेशीय कौशल और सभी। तो साथियों, सूक्ष्म और स्थूल तो अलग हो गया, तो सभी बाहर निकल जाएगा, ये नहीं होता है। स्थूल और सूक्ष्म में से बताना है। तो उंगली की निपुणता, नेत्र हस्त समन्वय, ये चीजें इस सूक्ष्म पेशीय कौशल में आती है साथियों। किसमें आती है? सूक्ष्म पेशीय कौशल में। सूक्ष्म मतलब जो छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे उंगली निपुणता, उंगली का प्रयोग, नेत्र हस्त समन्वय, जो हाथ है और जो आंख है इनका एक साथ समन्वय करके प्रयोग करना, तो यह सूक्ष्म पेशीय कौशलों में आ जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। मित्रों, 10वां क्वेश्चन है, तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना किस आयु वर्ग में होता है जो कि स्थूल पेशीय कौशलों में आते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो साथियों, कोई बच्चा तेज दौड़ रहा है तो वो फिर 5 वर्ष का जब हो जाता है तो इन पेशीय कौशलों में वो आ जाते हैं। तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका 5 वर्ष वाला प्रश्न 10 में। ठीक है, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, तेज दौड़ने लग जाता है, प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने लग जाता है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। डेविड एलकाइट के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करता है जिसमें काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा नामक 2 घटक पाए जाते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो साथियों, डेविड एलकाइट ने कहा है कि जब बालक किशोरावस्था में होता है तो उसमें 2 प्रमुख घटक पाए जाते हैं अहम केंद्रवाद के। एक तो होता है काल्पनिक श्रोता और एक होता है व्यक्तिगत दंत कथा। तो जो काल्पनिक श्रोता है, काल्पनिक श्रोता में बालक क्या सोचता है, जैसे कहीं शादी में गया, किशोरावस्था का बालक है तो वो सोचता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, ये काल्पनिक श्रोता। व्यक्तिगत दंत कथा में क्या होता है साथियों कि वो खुद के जैसा दूसरों को नहीं मानता है, वो सोचता है कि मैं इस संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, वो खुद को एक हीरो मानता है साथियों। व्यक्तिगत दंत कथा इसका अर्थ होता है वो खुद की एक कहानी का निर्माण कर लेता है। तीसरा विकल्प इस प्रकार सही रहेगा आपका प्रश्न 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। ऋणात्मक प्रबलक का उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर चालान काटना, दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, भूख लगने पर भोजन करना और 1 व 2 सही। तो साथियों देखो, प्रबलक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। धनात्मक में व्यक्ति जैविकीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे भूख लगने पर भोजन करना, ये तो धनात्मक है। बाकी दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर चालान काटना, ये ऋणात्मक प्रबलक के उदाहरण है। तो विकल्प 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं साथियों।
प्रश्न नंबर 13 है, प्राथमिक प्रबलक का उदाहरण है एक भूखे प्राणी द्वारा भोजन करना, मोहन द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान लाने पर वर्ष के अंत में इनाम देना, सीता द्वारा अच्छा गायन करने पर उनकी प्रशंसा करना और सभी। तो साथियों, प्राथमिक प्रबलक का मतलब होता है जो तुरंत आवश्यकता की पूर्ति करे, जैसे एक भूखे प्राणी द्वारा भोजन करना, यह प्राथमिक प्रबलक का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। अब सेकंड लास्ट मतलब 14वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामान्यकरण अधिगम, विभेदन अधिगम, उद्दीपक सीमांत अधिगम और सामाजिक अधिगम। तो साथियों, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो कि एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है, विकल्प चौथा सही है। इसको मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉडलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। छोटा सा निवेदन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद PN लोधा, उससे आप जरूर जुड़ें मित्रों। निःशुल्क PDF सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 15, वाचिक अधिगम किया जाता है शाब्दिक रूप से, सांकेतिक रूप से, आकृतिक रूप से और क्रियात्मक रूप से। तो साथियों, जो वाचिक अधिगम है वो बोलकर के शाब्दिक रूप से किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। तो आज के ये 15 प्रश्न हम कर चुके हैं और आज के तीनों टेस्ट भी हो चुके हैं। एक टेस्ट पर्यावरण का आया है आज, एक टेस्ट हिंदी का आया है, दोनों में 30-30 क्वेश्चन हैं। और ये टेस्ट साइकोलॉजी का आया है NCERT 11th बुक से, टेस्ट नंबर 6, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं। तो मतलब आज 30-30 60 + 15 75 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।